अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के हालात इंतहाई कशीदा हो गए हैं। जमात इस्लामी के वो कारकुनान जो लियाकत बाग में मौजूद थे, उन्होंने डी चौक की जानिब पेश करने की कोशिश की तो गिरफ्तारियां हुई, पकड़ धकड़ हुई, आंसू गैस की शेलिंग हुई, लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ। लेकिन अब दफा 144 जो वफाकी हुकूमत की जानिब से कायम की गई थी, उसको रौनते हुए जमात इस्लामी के लोग इस वक्त डी चौक में पहुंच गए हैं। अब सवालात बहुत सारे हैं। हुकूमत की जानिब से एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोका गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5वीं बार अपना एहतजाज मुलतवी कर दिया। लेकिन जमात इस्लामी के सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक यानी हुकूमत की जानिब से क्या किया गया, वो लोग जिनका बुनियादी तौर पर एजेंडा सिर्फ और सिर्फ महंगाई था, महंगाई के खिलाफ यह एहतजाज होना था, महंगाई के खिलाफ यह धरना होने जा रहा था। और हाफिज नईमुर रहमान ने यह कहा था कि अगर हमें रोका गया या इस धरने को नाकाम बनाने की कोशिश की गई तो फिर यह धरना हुकूमत गिराओ तहरीक में तब्दील हो जाएगा। और लगता यह है कि हुकूमत ने खुद दावत दी है कि आ बैल मुझे मार, आओ डी चौक में पहुंच जाओ, आओ बजाय इसके कि आप उस वक्त इंगेज कर लेते, इनको इनके साथ बातचीत कर लेते और बातचीत के जरिए से आप इनके मुतालबात को सुनते, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने एक मजहबी सियासी जमात के साथ आज से चंद रोज पहले मुज़ाकरात किए हों और आपके वज़रा बैठे हुए थे, उनकी क़यादत बैठी हुई थी, मीडिया के ऊपर ये टॉक चली है। आप इनके साथ क्यों नहीं कर सकते? और मजे की बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह कि वो तो फैजाबाद पे बैठे हुए थे, उन्होंने तो धरना दिया, उन्होंने तो ऑयल टैंकर तक रुके, जो बहुत जो है वो आप यूं समझ लीजिए कि इंतहाई नुकसानदेह चीज हो सकती थी, जाने जा सकती थी। और ऐसे वक्त में हुआ कि जब मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी वाले मामलात भी चल रहे थे, फैजाबाद के अंदर धरना चल रहा था। यानी एक तरफ तो फैजाबाद में ये कुछ हुआ, दूसरी तरफ ये लोग महंगाई के सिलसिले में आए थे, मुतालबात बड़े सीधे साधे थे। आपने इसको खराब क्यों किया? क्या किसी जगह पर हुकूमत चाहती है कि क्योस हो, फस हो, बदअमनी हो? और जो तीसरी कुव्वत है, यानी आप इस्टेब्लिशमेंट को दावत दे रहे हैं कि आओ इमरजेंसी लगाओ, आओ मार्शल लॉ लगाओ, और हुकूमत शहीद होना चाहती है। हुकूमत को कोई नैरेटिव चाहिए, यानी हुकूमत ये चाह रही है कि डिस्टेबल हो हालात, इंस्टेबिलिटी हो, हमारे हाथ से मामला निकले, और इस्टेब्लिशमेंट से जो भी हम कह रहे हैं कि द्वाड़ी मेहरबानी हमें जाने दें, और वो नहीं जाने दे रहे हैं, तो आप शहीद होना चाहते हैं और अवाम के अंदर कोई नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इस सारे मामले को हुकूमत ने खुद मिसमैनेज किया है। और अभी अता तारड़ साहब, जिस वक्त बात कर रहा हूँ, अता तारड़ साहब का स्टेटमेंट आया है कि हम एक कमेटी बनाने को तैयार है, हाफिज नईमुर रहमान साहब से बात हो सकती है। भाई पहले बात कर लेते, अब बात क्यों कर रहे हैं? इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी आपने बनाया हुआ है, इस्लामाबाद को आपने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, दाखिली रास्ते बंद है, एम्बुलेंसेस जा नहीं सकती, लोगों को आप परेशान कर रहे हैं। ये जमहूरी हुकूमत है या मार्शल लॉ या फस्तायत है? ये तो फस्तायत आप कर रहे हैं, नंबर वन चीज। नंबर टू बात यह है कि अब जमात इस्लामी के साथ आपका पाला पड़ा है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पाला नहीं पड़ा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी थोड़ी देर पहले जस्टिस सुमन रफत साहिबा ने जो फैसला महफूज किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत देने से मुतालिक, उसका तफसीली फैसला जो हुक्म है वो भी सुना दिया गया है, और ये कहा गया कि 29 जुलाई को फैसला जो इंतजामिया है वो करेगी। यानी जलसे की इजाजत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। तो ये डिसीजन भी जस्टिस सुमन रफत साहिबा का बड़ा इंपॉर्टेंट है और अब से कुछ देर पहले ही सामने आया है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि बन्नू में अभी कुछ देर पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने खिताब किया है, और उस खिताब में बाकायदा तौर पर वाज़ेह पैगाम ये दिया गया है कि मैं न्यूट्रल को कहना चाहता हूँ कि न्यूट्रल रहे, और इमरान खान साहब का ये पैगाम है कि न्यूट्रल हो जाएं, आप न्यूट्रल हो जाएं। फिर वो ये कहते हैं कि किसी को हम ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे फैसले करे, अपने फैसले हम खुद करेंगे। और वो उस बैकड्रॉप में बात कर रहे हैं जो बन्नू ऑपरेशन वाला बैकड्रॉप है। उसके सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि कल एपेक्स कमेटी का इजलास केपी के अंदर हुआ था, कोर कमांडर पेशावर भी मौजूद थे, और मैं आपको बता चुका हूं कि बड़ा खुशगवार माहौल के अंदर हुआ। जो अमन जरगे के लोग थे उन्होंने भी पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए, और सब खुश उसलूबी से तय पा गया था। अब आज अली अमीन गंडापुर साहब जो कह रहे हैं, असल में वो अपनी क़यादत जो उनसे नाराज है और वो समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर मौसर बयानिया बनाते नहीं है, तो ये पैगाम उनको दे रहे हैं कि देखिए मैंने इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा है, अपने लोगों को कह रहे हैं कि देखिए मैंने इस्टेब्लिशमेंट को और फौज को कह दिया है, और मैंने पुलिस को कहा है कि आप चढ़ दौड़े, पुलिस को कहा है कि आप दहशतगर्दों के अगेंस्ट। ये एक एंगेजमेंट हुआ है। कल सूबाई हुकूमत ने, अली अमीन गंडापुर साहब ने कुछ फैसले लिए हैं, और मैंने आपको सुबह बताया था कि उन फैसलों के इंप्लीकेशंस आपको दिखाई देंगे। ये सब फौज के साथ तय करके हुआ है, और अगर ये तासुर ले रहा है कोई कि आप फौज को ललकार रहे हैं, तो ऐसा तासुर गलत है। अली अमीन गंडापुर साहब ये दे रहे हैं, लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक ये सब कंसेंसस डेवलप हुआ है कल की एपेक्स कमेटी के अंदर कि सीटीडी कैसे कार्रवाई करेगी, पुलिस कैसे कार्रवाई कर रही होगी, और फौज कैसे काइनेटिक ऑपरेशन कर रही होगी, और अमन जरगे के लोगों को भी
इस पे ऑन बोर्ड लिया गया है, जिसके बाद ये फैसले हुए हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी अडयाला जेल से जो पैगाम भेजा है कल के बाद आज अलीमा खान साहिबा के थ्रू, वो पैगाम भी बड़ा क्लियर है और वो भी एस्टैब्लिशमेंट के लिए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के लिए। जैसे कल पैगाम जनरल आसिम मुनीर को भेजा था, तो जनरल आसिम मुनीर को अब दोबारा पैगाम भेजा गया है। इसका मतलब ये है कि कहीं लचक का मुजाहरा केपी के फ्रंट पर भी तहरीक इंसाफ ने किया है और यहाँ इमरान खान साहब की तरफ से भी लचक का मुजाहरा है। इसका मतलब ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ कहीं ना कहीं कोई चैनल अब खुलने के चांसेस भी बढ़ गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है कि आने वाले दिनों में हालात जो है वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं, इन पर्टिकुलरली मैं आपको बता दूं कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के यहाँ जो मामला है, खबर ये आ रही है कि रिटायरमेंट से पहले पहले, यानी जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्टूबर गुजरने का इंतजार कर रही है, वहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी चाहती है कि अक्टूबर कहीं गुजरे ही ना। लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा अब ये चाहते हैं कि वो अपनी रिटायरमेंट से पहले पहले लंदन चले जाएं। तो खबर ये आ रही है कि जस्टिस काजी फायज ईसा अपनी रिटायरमेंट से पहले लंदन जाने का प्लान कर चुके हैं। वो लंदन जाएंगे और वहां पर जो है वो तवील छुट्टियां, इससे पहले भी वो चैम्बर वर्क कर रहे थे। छुट्टियों से पहले, जाने से एक हफ्ता पहले चैम्बर वर्क उन्होंने किया है। अब प्रेशर बहुत ज़्यादा है हुकूमत की तरफ से भी, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कि जस्टिस काजी फायज ईसा उनके केसेस में बैठे ही ना। तो मुझे ये लगता है कि वो खुद भी खासे मायूस हैं, परेशान हैं, कोई होप नज़र नहीं आ रही है। अब दमादम मस्त कलंदर हो रहा है, यानी अब तो चीज़ें, फैसले सड़कों पे होंगे, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स भी आमने सामने हैं, मामलात इतने सादा, इतने यानी सिंप्लिसिटी के साथ, यानी अब घी जो है वो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा और उसके लिए लोग अब सड़कों पे आ गए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हुकूमत खुद चाहती है कि लोग सड़कों पे आएँ, तंग आमद बजंग आमद हों और वफाकी हुकूमत को कहीं ना कहीं जो है वो सिंपैथी का नैरेटिव बनाने का मौका मिले, कहीं ना कहीं शहीद होने का मौका मिले, घर जाने का मौका मिले, जिसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब एक्टिव हों और वो कहें कि मुझे क्यों निकाला, हमारी हुकूमत को चलता किया, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर किया और मामलात तो हम अभी इकॉनमी को ठीक करना चाहते थे कि इकॉनमी टेक ऑफ करे, मामला ठीक हो। आज ही की खबर यह है कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ जो कर्ज की रीशेड्यूलिंग है, उसका जो फॉर्मल डिमांड है वो रख दिया है, मुतालबा कर दिया है और वो अमेरिका की ईमा पर और आईएमएफ की ईमा पर किया गया है। और जाहिर है अमेरिका और आईएमएफ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पहले चीन से गारंटी ले, ये जमानत ले कि वो कर्ज रीशेड्यूल कर देंगे, फिर आईएमएफ का कर्जा हमें मिलेगा। तो इकोनॉमिक डोमेन में भी हालात ठीक नहीं है। यानी हुकूमत के पास अगर ये नैरेटिव है ना कि हम मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना चाहते हैं और इकोनॉमी ठीक करना चाहते हैं, तो इकोनॉमी भी ठीक होती हुई नजर नहीं आ रही। अब एक ही चांस बचा है आपके पास कि आप कुछ इस तरह के मामला करके, एडवेंचर करके, बस अब सारे सिस्टम से जान छुड़ाएं और दोबारा को बयानिया बनाने की कोशिश करें। अब बयानिया की बड़ी बैडली तलाश है, नीडेड है। अब वो मिलता है या नहीं मिलता, यकीनन ये तो आने वाले चंद दिन आपको बताएंगे। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।